नमस्कार। तो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने आया हूँ अबाउट द एग्जामिनेशन टिप्स। तो शुरुआत करते हैं। अपने पास जो मेरी तरफ से आप लोगों के लिए कुछ एग्जामिनेशन टिप्स जिन्हें आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले है जी, अवॉइड डिस्कशन ऑफ एनी टॉपिक जस्ट बिफोर द एग्जाम टाइम। हमें जनरली कहा जाता है कि हम अपने पास जो एग्जामिनेशन टाइम है उससे हम थोड़ी देर पहले अपने पास सेंटर पे पहुंच जाए, जो कि ऑब्वियसली जरूरी बात है हमारे पास, ठीक है ना। बट वहां पे हम जैसे ही पहुंचते हैं तो काफी बच्चे खड़े होते हैं, हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं, कोई ऐसे होते हैं जो हमें नहीं भी जानते, सारे डिस्कस कर रहे होते हैं आपस में। अब वो आपके पास कोई पर्सन आता है और एकदम से आपका स्टूडेंट पूछता है कि क्या तूने ये टॉपिक किया है, और वहीं पे आपके पास जो है कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस शटर होना शुरू हो जाता है। वो आपको बताता है कि ये टॉपिक क्या तुझे याद है, ये फॉर्मूला क्या तुझे याद है। तो वहां पे कंफ्यूजन आनी शुरू होती है, भाई मेरे टीचर ने तो इस टॉपिक को ऐसे करा है, तूने कैसे किया है, क्या मुझे तू रिवाइज करवा सकता है इस टॉपिक को फटाफट 5 मिनट के अंदर। वहीं पर आपके पास कंफ्यूजन आनी शुरू हो जाती है और आपको डाउट होना शुरू हो जाता है कई बार कि क्या मैं ठीक करके आऊं। आप ना रिमेंबर करना कर देते हो सिर्फ उसी टॉपिक को। तो कोशिश करें बेटा कि अपने पास कोई भी डिस्कशन मत करे जस्ट एग्जाम टाइम से पहले। कोशिश करें कि आप अपने पास अकेले में रहे, अपने दोस्तों से आप एग्जाम्स के बाद आराम से मिल सकते हैं। सो कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है, आप आराम से अपने पास पेपर देने गए हैं। जस्ट अगर एग्जामिनेशन सेंटर पहले पहुंच चुके हैं तो आप अपने पास कोई ऐसी जगह ढूंढ ले जहां पे आप अकेले खड़े रहे, और अवॉइड करें कोई भी प्रकार की डिस्कशन इस प्रकार की, ठीक है ना। द सेकेंड टिप इज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, इवन इफ पेपर इज अनएक्सपेक्टेड गिव योर बेस्ट। जैसे ही पेपर खोला हम तो उम्मीद करके गए थे कि इस पेपर से हम लोग 90 मार्क्स लेके आएंगे। अकाउंट्स का पेपर है, कॉस्टिंग का पेपर है, हर बच्चे को कोई ना कोई फेवरेट सब्जेक्ट होता है जिसमें एक्सपेक्ट करता है कि मैं तो इस पेपर के अंदर बहुत ज्यादा नंबर सिक्योर कर दूंगा और बाकी पेपर्स में एवरेजेस लेके मैं पास अपने पास ले आऊंगा, अपने पास पास हो जाऊंगा। ना कई बार जिस पेपर से हम उम्मीद करते हैं वो पेपर आया था टफ, पहला क्वेश्चन देखा नहीं आता, सेकंड क्वेश्चन देखा वो भी नहीं आता, तो लगना डर शुरू हो जाता है, पैनिक बन जाता है अपने पास। तो वहां पे हम अपनी हिम्मत हार देते हैं। तो काफी बार जो स्टूडेंट्स है वो अपने पास एग्जामिनेशन हॉल से तभी की तभी उठ के चले जाते हैं। तो बेटा ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि देखो आईसीएआई हमेशा प्ले करता है विद द माइंड ऑफ द स्टूडेंट। वो कोशिश करता है, कई बार अनएक्सपेक्टेड चीजें लेके आता है पेपर के अंदर। तो वहां पे आप लोगों ने अपना बेस्ट देना है। वो बेटा 3 घंटे आपकी लाइफ के बहुत अहम है, एंड वही आपके पास बनाएंगे सीए कल को। तो ये हम हमेशा बोलते हैं दैट्स 3 आवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप उसी के लिए तैयारी कर रहे हैं। सो अगर पेपर आपके हिसाब से अनएक्सपेक्टेड भी आया है, 3 घंटे में अपना बेस्ट दे के आएंगे, क्योंकि देयर बी सर्टेन एलिमेंट्स इन द पेपर एज वेल जो कि थोड़े आसान होंगे। तो और टफ अगर पेपर है तो वो सारे इंडिया के लिए टफ है, आपके अकेले के लिए टफ नहीं। आपने अपने पास हिम्मत नहीं हारनी और अंत तक 3 घंटे तक पूरा पेपर अपने पास दे के आना है। गिव योर बेस्ट शॉट। द थर्ड टिप इज, रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली। डोंट प्रिज्यूम दैट ऑल द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन इज रेलिवेंट। सो अगेन जैसे मैंने कहा, ऐसे कई बार ऐसे करता है कि काफी चीजें क्वेश्चन के अंदर ऐसी दे रखे होते हैं जिनका कई बार रेलिवेंस नहीं होता। तो मैं जनरली कई बार ये भी सजेस्ट करता हूं कि जब आप क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते कोशिश करिए कि जो क्वेश्चन ने रिक्वायरमेंट मांगी है उसे पहले पढ़ लीजिए। आप उस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में होती है, लास्ट में होती है, ताकि आपको पता हो। और काफी इंफॉर्मेशन ऐसी दे रखी होती है क्वेश्चन के अंदर जिसका रेलिवेंस नहीं होता, ठीक है ना। सो जरूरी नहीं है कि हर इंफॉर्मेशन जो दे रखी है वो रेलिवेंट ही हो, बिकॉज आई से कई बार क्वेश्चंस को कंफ्यूज करने के लिए, बच्चे का पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जानने के लिए, मैं ये भी नहीं बोलूंगा कंफ्यूज करने के लिए, एग्जैक्ट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जानने के लिए काफी बार ऐसी चीजें दे देता है जिसका कोई रेलिवेंस नहीं होता। लेट्स से अमेलगमेशन का चैप्टर है आपके पास, वहां पर उन्होंने अपने मांगे जी बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी, और उसके में जर्नल एंट्रीज मांग रहा है, बैलेंस शीट मांग रहा है, पर काफी ऐसी चीजें दे दी जिसका रेलेवेंस ही पुरानी कंपनी की बुक्स में। तो ऐसा हो सकता है आपके पास बतेरी बार। तो काफी बार ऐसी इंफॉर्मेशन हो सकती है किसी भी एग्जाम में, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आपके पास ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दे रखे जिसका कई बार रेलिवेंस नहीं होता, और हम ये सोचने बैठ जाते हैं कि पक्का ही पक्का इसका रेलिवेंस होगा, हम कंफ्यूजन डालना शुरू कर देते हैं क्वेश्चन में, पर ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। जस्ट हैव द कॉन्फिडेंस इन द कॉन्सेप्ट जो आप लोगों ने याद की है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, और कई बार ऐसी इंफॉर्मेशन जरूर होगी जो रेलिवेंट नहीं होगी। अगली चीज आती है, क्या सारे क्वेश्चन टफ होते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन टफ नहीं होते। कई बार पेपर के अंदर बेटा आसान क्वेश्चन भी आता है और हमसे विश्वास ही नहीं होता कि ये इतना आसान क्वेश्चन पेपर के अंदर आ कैसे गया, बिकॉज हम तो हमेशा मानते हैं भाई सीए का पेपर है, टफ क्वेश्चन तो होगा ही होगा जी। एवरेजेस चलती है कहीं ना कहीं, अगर कुछ टफ क्वेश्चन है, कुछ आसान क्वेश्चन भी होते हैं जो बिल्कुल प्लेन होते हैं, और वहां पर हम भी कई बार सोचने बैठ जाते हैं पक्का ही पक्का इसके अंदर कोई पॉइंट होगा, और हम क्वेश्चन को 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ना शुरू करते हैं, तो ये देखते हुए अच्छा इसका कोई और मतलब तो नहीं निकल कर, हम इंग्लिश के अलग अलग मतलब निकालने शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है बेटा, अगर आसान क्वेश्चन है तो नंबर बटोरो और आगे बढ़ो। बार बार पढ़ के अननेसेसरी की कंफ्यूजन नहीं डालनी। कई बार आसान क्वेश्चंस भी आते हैं, सो डोंट थिंक कि आपके पास आसान क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आ गया, ठीक है ना।
वो अपने पास नंबर बटोरने फटाफट करना और टाइम वेस्ट उस क्वेश्चन पे ज्यादा नहीं करना है। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या हमें जरूरत होती है कि सारे क्वेश्चन को सीक्वेंस में करना है? आंसर इज नो बेटा, इट इज नॉट नेसेसरी टू डू ऑल द क्वेश्चंस इन सीक्वेंस। ऑल्सो सारे पार्ट जो पर्टिकुलर क्वेश्चन के वो एक ऑर्डर में करने होते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ बेटा, पेपर के अंदर क्वेश्चन है क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 6 तक मान लीजिए, सो क्या आपका जरूरी है पहले क्वेश्चन 1 ही करना है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6? नो, आंसर इज नो। आप पहले चाहे क्वेश्चन 2 कर लीजिए, फिर चाहे क्वेश्चन 4 कर लीजिए, जो आपको आता है अपने पास उस क्वेश्चन को अपने पास करिए अच्छे से। बेटा उन्हीं क्वेश्चंस के बेस पे, उन्हीं पेपर के बेस पे वो आपके बारे में जानेंगे। वो आपसे मिल रहे थोड़ा ना एग्जामिनर, वो आपकी सारी प्रिपरेशन को उस 3 घंटे में आप कैसे पेपर करके आ रहे हो उससे ही आपको जज करेंगे और उसी के बेस पे आपको कल को सीए बनाएंगे। तो वहां पर आप लोग अपने पास उस क्वेश्चन शुरू करें जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छे से आता है स्टूडेंट। तो जरूरी नहीं है कि कोई आपने एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में ही सारे क्वेश्चंस करने, पर ये जरूर है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके 3 पार्ट है ए बी सी, तो वो आपको अपने पास बेटा सीक्वेंस में ही करने। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन 3 का ए कर दिया, फिर क्वेश्चन 2 का बी कर दिया, फिर क्वेश्चन 3 का सी पार्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं। आप क्वेश्चंस की जो मेन सीक्वेंस है उनमें आगे पीछे कर सकते हैं, पर अगर किसी क्वेश्चन के अंदर सब पार्ट्स है तो वो तो सीक्वेंस में ही आपको करने ही करने हैं, वो ऑर्डर में ही करने। जब उस क्वेश्चन को पिक किया तो उसके सारे। तो अगर मान लीजिए उसमें कोई पार्ट नहीं आता तो कोई बात नहीं, उसको आप चाहे छोड़ दीजिए। वो तो आपके पास जो पहले 15 मिनट पढ़ने के लिए होते थे, उसमें डिसाइड करते हैं कि जो चॉइस वाले क्वेश्चन आप कौन से कर रहे हैं, कौन से आपको बेस्ट आते हैं क्वेश्चन, तो वो रीडिंग टाइम को हमें अच्छे से इस्तेमाल करना होता है उसके लिए, ठीक है ना। बट सारे क्वेश्चन को सीक्वेंस में करना कोई जरूरत नहीं है, सब पार्ट्स को अपने पास सीक्वेंस में जरूर करें, वो अपने पास इकट्ठे करें। स्टार्ट एवरी क्वेश्चन फ्रॉम न्यू पेज। जनरली हम ये एडवाइस करते हैं कि आपके पास बेटा जो शीट है वाईसे की तरफ से आ रही है, वहां पे कोई कंजूसी की बात नहीं है। आप अपने पास क्या करिए, क्वेश्चन अगर खत्म हुआ आपके पास आधे पेज के बाद, 60% के बाद, 70% के बाद जगह खाली है, आप अपने पास क्वेश्चन को शुरू करिए। एडवाइस रहता है कि हमेशा नए पेज से करिए, वो इकट्ठे में ना हो, नहीं तो एग्जामिनर को कहीं ना कहीं कंफ्यूजन सी आ सकती है। और जो आपके पास इवन सीक्वेंस नंबर वगैरह भी जो क्वेश्चन की है, वो अपने पास कोशिश करें कि आप अपने पास सेंटर में लिखे जो क्वेश्चन का नंबर है। तो मान लीजिए क्वेश्चन 3 है, कोने में मत लिखिए लेफ्ट में। हम बोलते हैं जनरली आप क्या होते हैं आज तक, आप लेफ्ट अलाइनमेंट करके अपने पास मार्जिन लगाते हैं, वहां पे लिख रहे होते हैं और वहां पे लास्ट में थ्रेडिंग वगैरह करते हैं, कई बार एग्जामिनर को पता ही नहीं चलता। तो कोशिश करिए बड़ा सेंटर में क्लियरली लिखे, सेंटर ऑफ द पेज पे अपने पास क्वेश्चन 3A, और फिर वो खत्म हुआ अगले पेज पे जाके टॉप पे लिख दीजिए क्वेश्चन 3B। तो आपके पास क्या होगा, आपके पास कोई प्रकार की हम एम्बिग्यूटी नहीं रख रहे। कोशिश करिए हर क्वेश्चन को अपने पास नए पेज से करिए, एंड साथ के साथ जो सॉल्यूशन आपके पास नेम है ऑफ द क्वेश्चन और पार्ट है वो अपने पास सेंटर ऑफ द पेज पे लिखेंगे। तो आपके लिए हमेशा एक मदद रहता है, जितना नीट एंड क्लीन पेपर होगा उतना अच्छा रहेगा। मेंटेन स्टैंडर्डाइजेशन। नाउ स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ये, जैसे मैं आपके पास बता रहा हूं कि जैसे अगर आप बेटा क्वेश्चन नंबर और सॉल्यूशन, जो आप सॉल्यूशन नंबर लिख रहे हैं अपने पास, सॉल्यूशन 3A सॉल्यूशन 3B, वो आप अपने पास अगर अपने पास टॉप पे लिख रहे हैं, अपने पास सेंटर में लिख रहे हैं हर जगह में, और हर क्वेश्चन को नए पेज पे शुरू करें, तो यही स्टार्टिंग से एंड तक करिए, ठीक है ना। इवन अगर मैं बोलता हूं कि आप अपने पास जो पेन वगैरह यूज करते हैं, तो वो भी कोशिश करिए कि सेम ही कंपनी के अपने पास पेन यूज करें, बिकॉज आपके पेपर में वो स्टैंडर्डाइजेशन दिखनी जरूरी है, ठीक है ना। ये ना हो कि आप अपने पास स्टार्टिंग के पेपर में किसी और तरीके से कर रहे हैं, मान लीजिए किसी और पेन से, फिर बाद में किसी और पेन से कर रहे हैं, अपने पास कहीं ना कहीं फर्क जरूर आता है। डिफरेंट कंपनीज आकर डिफरेंट होते हैं, किसी की लिखाई आपके पास मोटी होती है, किसी की पतली होती है। सो कोशिश करिए कि अपने पास वो स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन करिए स्टार्ट से लेके एंड तक, इन टर्म्स ऑफ जैसे भी आप फॉलो कर रहे हैं चीजों को, जो भी आप तरीका फॉलो कर रहे हैं, कि आप अपने सेंटर में लिख रहे हैं या अपने पास हर क्वेश्चन को नए पेज से शुरू कर रहे हैं, सेम अपने पास पेन यूज कर रहे हैं, वो सारी चीजें आप अपने पास स्टैंडर्डाइज तरीके से ही फॉलो करेंगे। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर कैन कम इन डेसिमल्स एज वेल। हमें हमेशा एक आदत होती है कि जो आंसर आता है ना बेटा, वो हमेशा पूरा आता है, लास्ट में जीरो वगैरह आपके पास होता है। अगर मैं परसेंटेज वगैरह की बात करूं, जीपी रेट है आपके पास अलग अलग जगहों पे आती है, जहां पे वो आप बोलते हो भाई 20% आई, 40% आई, 35% आई, तो ठीक है। पर जैसे ही वो आपके पास परसेंटेज आ गई 18.22%, आपको कंफ्यूजन आया, तो और आप अपने पास उसी का आंसर को दोबारा से चेक करना शुरू कर देते हो। ऐसा हो सकता है कि आंसर डेसिमल्स में आ जाए, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अपने पास सही तरीके से कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करा है, तो आपके पास आंसर कई बार डेसिमल्स में आ सकता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था पॉइंट्स में, आई से प्ले विद द माइंड ऑफ द स्टूडेंट। तो वहां पर आपके पास क्या, आपके कॉन्फिडेंस को देखा जा रहा है, आंसर का डेसिमल में कोई दिक्कत की बात नहीं, अपना वहीं पे करके आगे बढ़िए। अपने पास लास्ट में टाइम मिलता है जाके, तो आप अपने पास चेक कर लीजिए दोबारा से क्रॉस चेक, ठीक है ना। बट आंसर डेसिमल में आ सकता है, तो घबराने की कोई बात नहीं है इसमें। देन इज
क्या वर्किंग नोट्स इंपॉर्टेंट है? हाँ जी, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार बच्चे ये बात पूछते हैं कि सर वर्किंग नोट्स के मार्क्स होते हैं कि नहीं होते हैं, कैसे बनाने होते हैं, कहाँ पे बनाने होते हैं? तो बेटा वर्किंग नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके पास उन्हें प्रॉपरली ही बनाना है, ऐसे नहीं जस्ट स्क्रिबल आउट कर दिया। प्रॉपर तरीके से वर्किंग नोट बनाएं एंड वो आंसर का मेन पार्ट है, उसके भी नंबर है। आपके पास सब्जेक्ट सेलेक्ट टैक्सेशन इवन अकाउंट्स कॉस्ट हर जगह आपके पास जहां पे भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप कर रहे हैं वहां पे वर्किंग नोट्स के भी मार्क्स रखे जाते हैं, ठीक है ना। आई से अपने पास क्वेश्चन में लिखता है दे आर आपके पास पार्ट ऑफ द आंसर। बनाने जरूर है वर्किंग नोट, ऐसा नहीं है सिर्फ कैलकुलेटर पे सॉल्व कर दिया और वर्किंग नोट दिखाया है नहीं, और बनाना भी प्रॉपर तरीके से। या क्वेश्चन के पहले बेसिकली सॉल्यूशन जो मेन मांगा उससे पहले की बात में ऑलवेज एडवाइजेबल कि क्वेश्चन की जो मेन रिक्वायरमेंट है वो पहले बनाए और उसके बाद वर्किंग नोट बनाए। एंड साथ के साथ अगर वर्किंग नोट बेटा एक से ज्यादा है तो कोशिश करिए टैगिंग कर दीजिए। टैगिंग का मतलब कि अगर मान लीजिए 5 वर्किंग नोट है, वर्किंग नोट 1 2 3 4 5, तो आपके मेन आंसर में जिस वर्किंग नोट का जहां जहां पे इस्तेमाल हुआ था वहां लिख दीजिए रेफर वर्किंग नोट नंबर 1, रेफर वर्किंग नोट नंबर 2। नहीं तो एग्जामिनर को तो पता ही नहीं चलेगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट की वैल्यू कहां से है और कौन सा वर्किंग नोट है। तो अपना पेपर अगेन नीट एंड क्लीन तरीके से प्रॉपरली करिए। यू आर अ प्रोफेशनल स्टूडेंट, तो आप अपने पास प्रोफेशनल तरीके से ही अपने पास पेपर को करके आएंगे, ठीक है ना। और एक लास्ट है आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट, अपने आंसर्स डिस्कस मत करें ड्यूरिंग द एग्जाम्स। अब आपके पास आप पेपर के अंदर कई बार आंसर निकाल चुके होते, अपने कोशिश करते कि जब एग्जाम चल ही रहा होता उसी टाइम अपने आगे पीछे दोस्त वगैरह से टैली कर रहे होते, बेटा उसने अजम्पशन कोई और लगाई होती है, आपकी कोई और अजम्पशन है, ठीक है ना, उससे फर्क पड़ सकता है। आपका अपना आप आंसर काट देते हो उसमें से, या आप एग्जाम देने के बाद ही अगर मैं बात करता हूँ, चलो उस समय तो चीटिंग कोई नहीं प्रेफर करता क्योंकि रिस्क हो जाता है, बट आप एग्जाम के बाद आप क्या करते हैं कि आके पहले अपने पिछले पेपर के आंसर चेक करने बैठ जाते हो घर पे आके। बेटा वो काम बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि आपके पास कोई चीजें उन्होंने चेंज कर दी, कई बार आप कोई चीज गलत करके आगे आपके अगले पेपर की तैयारी नहीं हो पाएगी। तो कोशिश करिए कोई भी आंसर्स ना अपने आप आगे घर पे चेक करेंगे और ना ही आप अपने पास किसी दोस्तों से बात करेंगे। आपका मेन कर्तव्य है, अगर आप सिंगल ग्रुप 4 पेपर, दोनों ग्रुप 8 पेपर जो भी दे रहे हैं, पहले अपने पास वो करिए, सारे एग्जाम दीजिए, उसके बाद आप चाहे घर पे बैठ के अपने आंसर्स के चेक करते रहिए, अपने पास मार्क्स लगाते रहे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। बट ड्यूरिंग द एग्जाम जब तक चल रहे हैं आप अपने पास कोशिश करें कि आप लोगों ने कोई आंसर टैली नहीं करे। जनरली ये सारी की सारी चीजें मैं भी जब एज अ स्टूडेंट था मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई एक्चुअली फॉलोड, एंड तभी आपके पास जो है मार्क्स वगैरह अच्छे आ जाते हैं बेटा। एंड जनरली मैं स्टूडेंट्स के साथ भी यही बात करता हूँ कि ये ऐसी टिप्स है, बेसिकली ये ऐसी चीजें जिनका एक स्टूडेंट को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज दीज ऑल स्मॉल स्मॉल थिंग्स आपके पास बहुत इंपैक्ट डालती है आपके अच्छे नंबरों में। तो इन चीजों का आप हमेशा ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, एंड these tips will be really helpful for you while clearing your exams. Thank you student, take care and bye bye.